अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बैलेंस सीड ग्रे के लिए बताएं। समर में, विंटर में रेशो क्या है, वॉलनट आलमंड देते हैं गर्मियों में कि नहीं। तो गर्मियों में तो मैं फैटी आइटम कम कर देता हूँ, जिसमें वॉलनट और आलमंड्स का इस्तेमाल मैं नहीं करवाता। अलबत्ता ये सनफ्लावर नॉर्मल यूज़ करता हूँ और पीनट्स को भी तो तादाद कम करता हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं करता। और इसके अलावा गर्मियों में हम इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिनमें नेचुरल अगर आप सोच लें तो शुगर केन है, ये ज़रूर देते हैं। शावर करते हैं डेली, फ्रेश वेजिटेबल्स देते हैं। और बाकी जो सीड मिक्स बना हुआ होता है, तो मैं कुछ ग्राम तो नहीं बता सकता रेशो, लेकिन आपको मैं एक अंदाज़ा बताता हूँ कि जो एक मुट्ठी होती है, एक मुट्ठी भर के हम एक पेड़ को जो मिक्स सीड डालते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल फ्रूट आप वो जितना वो खाते हैं उसको वो डाल सकते हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 17 है कि ग्रे ज़्यादातर 3 से 5 अंडे देते हैं 2 क्लचेज़ में। अगर अंडे उठा लें आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में तो ये ज़्यादा क्लचेस कर सकते हैं। तो ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, सिवाय कुछ बर्ड्स के कि वो क्लचेस ज़्यादा कर देते हैं या अंडों की तादाद बढ़ा देते हैं, लेकिन कॉमनली ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिस हम शुरू से करते थे जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की सहूलत नहीं होती थी, जो फॉस्टरिंग के लिए हम लोग पेयर करते थे। जब एग पहले दिन का हमने भी रिमूव करके देखा हुआ है और कंप्लीट क्लचेस आए तब भी रिमूव करके देखा हुआ है, तो एज सच कोई हमें बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आया कि उसकी तादाद बढ़ जाए या क्लचेस बढ़ जाए, सिवाय कुछ पेयर्स के जिनमें मेरे 2 एक्सपीरियंस रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने डे 1 से एग रिमूव किए तो वो नॉर्मली 3 अंडे देते थे और इस दफ़ा उन्होंने 5 अंडे दिए, 5-5, और बाकी पेयर अपने रूटीन के हिसाब से चलें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्या बेहतरीन तरीका है पेयर्स बनाने का, कॉलोनी में बनाएं या इसको फोर्सिंग तरीका है, या लव बॉन्डिंग का रिज़ल्ट किसका बेहतर है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो हमेशा फोर्सिंग पेयर ही रहा है, क्योंकि मुझे सहूलत नहीं अवेलेबल थी। तो हमेशा मैंने फोर्सिंग पेयरिंग ही की है। तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 पेयर मेरे अभी तक के स्टॉक में ऐसे होंगे जो कि मैंने पेयर वाइज लिए हैं, यानी मेल फीमेल एक साथ दिए हैं। वरना मोस्टली मैं या मेल मुझे अच्छा लगा तो वो पे ख़रीद लिया, फीमेल अच्छी लगी तो वो ख़रीद ली। तो उसका तरीका मैं जो ज़्यादातर करता हूँ उसमें मेल और फीमेल को वही छोटे केजेस में डाल के कॉमन जगह पे रख देता हूँ, और वो यूज़ टू हो जाते हैं। क्योंकि उन बर्ड्स के अलावा बाकी उन दोनों बर्ड्स के अलावा बाकी इंसान होते हैं उनके पास, तो वो जल्दी बॉन्ड हो जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेल फीमेल को एकदम आपने छोड़ा और वो फ़ौरन पेयर बन गए, लेकिन ये आपको नज़र रखनी पड़ती है। पहले तो सीसीटीवी नहीं होते थे, तो हम उसको डीवी जो हैंडी कैम है वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे 1 घंटे की, उसमें फिर चेक करते थे कि अब ये पेयर लड़े हैं या फीड करवा रहे हैं नहीं कर रहे। बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता था। अब सीसीटीवी आसान है, आप चेक करें, 2 दिन 3 दिन रखें, उसके बाद आपको लगे कि यार ये आपस में लड़ रहे हैं तो उसको आप रिमूव कर दें। लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको जो है ना, अगर आपके पास सहूलत है तो आप कॉलोनी में डालें, उसको चेक करें, उसमें बॉक्सेस लगाएं, और लव बॉन्डिंग होती है तो उसका रिज़ल्ट ज़ाहिर बात है अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं है ये सहूलत तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। फोर्सिंग पेयर बनते हैं, बनाए जाते हैं और बनते रहे हैं, मेरे पास भी है, तो ब्रीड करते हैं और क्लचेस भी करते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा,
सो क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो बॉन्डेड पेयर हैं उनको तोड़ भी सकते हैं या चलने दें। तो वैसे तो लाइफ टाइम पेयर बने हुए होते हैं अगर आपके पास रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है और वो बॉन्डेड हैं और ब्रीड भी कर रहे हैं और कोई इशू नहीं है, फर्टिलिटी का इशू नहीं है या कोई और मसला नहीं है, तो उसको चलने दें। अगर आप पेयर को तोड़ दें, आपको मसला आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आप 2 दफ़ा इसने ब्रीड किया और 2 साल 3 साल ये नहीं चला, आपको पता है कि 100% फर्टाइल पेयर है, बॉन्डेड है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं चल रहा, तो आप उसको शफलिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा इस तरह पेयर में शफलिंग की है, कभी किसी के मेल फीमेल चेंज कर दिए, तो उससे फिर से दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोई हर्ज नहीं है, आप अगर आपको इश्यूज़ बन रहे हैं और लग रहा है कि लड़ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रहा है आफ्टर कुछ सालों बाद, तो आप तोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन 20 ग्रेस की म्यूटेशन के बारे में है कि कौन सी अवेलेबिलिटी है, ये वाइल्ड में बनते हैं नहीं। वैसे तो हमने हमेशा कॉमन ही रखे, म्यूटेशन पे कभी मैंने काम नहीं किया और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिवाय कुछ लोगों की जो रेड फैक्टर पे कोशिश कर रहे हैं काम की, लेकिन मैंने उनका आउटपुट तो आज तक नहीं देखा। इसके अलावा रेड फैक्टर में कुछ बर्ड्स होते हैं जो म्यूटेशन में होते हैं, जिनमें क्वालिटी है कि कितने रेड हैं, कितनी उनकी रेड एरिया ज़्यादा है, उस हिसाब से उनको म्यूटेशन में काउंट करते हैं कुछ लोग। कुछ लुटीनो बर्ड्स मैंने देखे हैं जो नेट पे ही देखे हैं, ज़ाहिर बात है, और कुछ वाइट टेल बर्ड्स भी हैं जो म्यूटेशन में ही मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास इनका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इनके जो प्राइसेस हैं वो मेरा ख्याल है 2 लाख से लेकर 7 लाख तक का बर्ड मैंने सेल होते हुए भी देखा है, जो रेड फैक्टर है, जो रेड की क्वालिटी पे है कि कितना रेड है कितना नहीं है। और जो लुटीनो है वो मैंने 65 से 70 लाख रुपए का एक पीस सुना है कि ये सेल हुआ है और ये लोगों के पास अवेलेबल भी था बाहर, बल्कि उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। और वैसे मैंने तो पाकिस्तान में इस लेवल पे म्यूटेशन पे काम करते हुए तो किसी को नहीं देखा। बाकी लेट्स सी के आगे काम होना चाहिए। क्वेश्चन 21 वही आइडियल साइज बॉक्स का किस टाइप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैंने वही पहले भी बताया कि एल शेप बेहतर है, लेकिन ब्रीड किसी पे भी कर लेता है। अगर आप नई चीज़ लें और आप नए सेटअप बनाएं तो कोशिश करें एल शेप हो, अच्छे साइज़ का बॉक्स दें। और स्ट्रेट बॉक्स भी अगर आप नॉर्मल अच्छे साइज़ का देते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब तो हम तो वैसे क्या प्रैक्टिस में अब, क्योंकि आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में जा चुका हूँ मैं और मुझ जैसे और दोस्त भी, तो उसमें केज साइज जो बॉक्स साइज़ इतना को ख़ास मैटर नहीं रखता, क्योंकि ना हमने चिक्स पलवाने उसमें और ना उसमें इंक्यूबेशन करवानी, तो बस वो ब्रीड कर लेते हैं। ये ऐसा कोई इतना मसला नहीं है कि बॉक्सेस के बहुत चूज़ी हों या मसले मसाइल कर रहे हों, ऐसा कोई मसला नहीं है। बॉक्स साइज़ मेरे हिसाब से कोई ख़ास मैटर नहीं रखता। वैसे मैंने जो साइज़ दिया वह 15-15-30 का स्ट्रेट ही है मेरे पास बॉक्स, वही साइज़ दिया हुआ है। वही है कि कौन सा रिज़ल्ट किसका अच्छा है, वाइल्ड का, कैप्टिव का या जो टेम बर्ड है, किन का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से तो नंबर 1 पे कैप्टिव है, अगर वो हैंड टेम ना हो और सिर्फ इसी पर्पस के लिए रोका गया हो, एज उसकी अगर हो गई है तो उसका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद क्या जो हम लोग सबके पास है 90% वाइल्ड कॉट, तो उसका रिज़ल्ट सारी दुनिया में अभी तक वही चल रहे हैं और हमारे पास भी वही हैं, उनके रिज़ल्ट भी अच्छे होते हैं। बट की सेटिंग पे है सारा,
बट को आपका एटमॉस्फेयर, आपकी लोकेशन, आपकी डाइट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मिलें, इनका डर ख़त्म हुआ हो, तो वाइट बर्ड भी एक तरह से कैप्टिव ही हो चुका होता है कुछ अरसे बाद रख के, तो उतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपने आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है तो और अपने बर्ड को रोकना है, तो उसको कोशिश करें कि टेम ना करें ज़्यादा, बस उनका डर ख़त्म हुआ वो, तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ब्रीडिंग सीज़न में जैसे फ़ैट की रिक्वायरमेंट है, और क्या ऑफ सीज़न में भी रख सकते हैं, कैल्शियम की क्या डेली डोज होनी चाहिए? तो ब्रीडिंग सीज़न में मैं तो फ़ैट देता हूँ, लेकिन ऑफ सीज़न में ज़्यादा नहीं देता, नॉर्मली रखता हूँ। और कभी कभार बहुत गर्मी होती है, जब पीक पे होती है गर्मी, तो उसमें मैं काफ़ी कम कर देता हूँ फ़ैट, ख़त्म नहीं करता लेकिन कम कर देता हूँ। लेकिन कैल्शियम चलाता रहता हूँ मैं। वैसे भी मेरी मिक्स जो सीड है उसमें मैं सीप, जो मोटी सीप के टुकड़े होते हैं वो डले हुए ही होते हैं हमेशा, तो उनकी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो पिक कर लेते हैं, वरना उसको वेस्ट कर देते हैं, तो वो डेली के हिसाब से रिमूव होता रहता है। वैसे हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप कैल्शियम दे सकते हैं और देते रहना चाहिए। बाकी फ़ैट मौसम के हिसाब से ऊंचा नीचा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पाइन कॉर्न्स, अनराइप कोकोनट्स एंड चाइनीज़ फैन पाम, इसके मुतालिक कैसा एक्सपीरियंस है ब्रीडिंग के लिए, अफ्रीकन के लिए अच्छा होता है कि नहीं? इससे मुझे मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन सुना है कि ये अच्छा है, बेहतर है बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग में ख़ास तौर पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि हम नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे सॉफ्ट वुड के टुकड़े डाल सकते हैं, क्या बेहतर है मटेरियल? तो मैं तो वैसे वुड शेव ही देता हूँ, जो एक मेरा ख्याल है जो वुड होती है टीकर की, आई थिंक, तो वो थोड़ा सख्त मटेरियल होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस कटे हुए होते हैं, टुकड़े, तो मैं तो वो यूज़ करवाता हूँ। उसमें अगर बर्ड को रिक्वायरमेंट होती है तो उसको चुई करके छोटे छोटे पीस कर देता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता, बल्कि मैंने यूज़ कभी नहीं किया कि अगर हम छोटे टुकड़े लकड़ी के डालें, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा है बल्कि कि जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और ब्रीड कर देता है और वो लकड़ी के पूरे टुकड़े च्युइंग नहीं कर सकता, तो उसको फीमेल जैसे अगर छोटा टुकड़ा रह जाता है तो उसको फीमेल इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर देती है अपने अंडों के साथ, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम डालते हैं इनको फ्रेश कॉर्न्स, तो उसका जो बचा हुआ होता है टुकड़ा, जब उसमें से कॉर्न्स निकाल लेते हैं, तो वो भी अक्सर अगर कभी बॉक्सेस में गिरा हुआ हो या ले जाते हैं, तो उसको भी इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती है फीमेल। तो बेहतर है कि आप वुड शेव ही उसको सर्व करें, ताकि इस प्रॉब्लम में कचास ही ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आइडियल एज मेल फीमेल की क्या होनी चाहिए, और अगर बराबर के हों तो क्या फ़र्क है? वैसे मेल और फीमेल में 2 साल का अगर डिफरेंस हो तो बहुत आइडियल है, वरना 1 साल का भी कोई मसला नहीं है। मेल बड़ा हो फीमेल से तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर मेल 6 साल का है और फीमेल 4 साल की या 5 साल की है, तो ये मेरे हिसाब से आइडियल एज है ब्रीडिंग की।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो साथ साथ रखे हुए होते हैं केजेस, उसमें एक दूसरे में पार्टीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो वैसे पार्टीशन जो बिल्कुल साथ केजेस लगे हुए होते हैं उनमें पार्टीशन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मीटिंग के दौरान मेल साथ वाले केज को डिस्टर्ब करता है, अक्सर उस पर ज़ोर ज़ोर का अपनी चोंच से हिट करता है और जो क्रॉस हो रहा होता है जोड़ा। तो बेहतर है कि ये सीज़न में इनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ ना देख सकें, कोशिश करें शीट्स लगाते हैं और 2 से 3 फीट मैक्सिमम 3 फीट भी अगर मिनिमम अगर आप गैप रख के दूसरा केज है या आपके अपोजिट 3 फीट के बाद दूसरा केज है तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच में पार्टीशन होना ज़रूरी है ब्रीडिंग सीज़न में। और उसके बाद आप रिमूव कर दें ताकि बर्ड में गर्मी ना हो, वेंटिलेशन अच्छी रहे, तो सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि केज की रिप्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, कौन सी जगह इनके लिए डार्क बेहतर है, आइसोलेटेड जगह अच्छी है ब्रीड के लिए, कौन सी रेकमेंड करते हैं। तो वैसे मैं तो थोड़ी डार्क प्लेस ही रेकमेंड करता हूँ, जो आइसोलेट भी हो, प्रॉपर जगह बनी हो। मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसा माहौल हो कि जैसे असर से लेकर मगरिब तक का जो लाइटनिंग होती है वो आपके डे लाइट में भी उतनी लाइटनिंग आए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और अपना तजुर्बा के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों ने आउटडोर में भी रखे हुए हैं, ब्रीड करवा रहे हैं और हो भी रही है, लेकिन मैंने सक्सेसफुल ब्रीडिंग जिनके यहाँ देखी है और जो खुद भी एक्सपीरियंस किया है तो वो थोड़ा सा डार्क माहौल में हो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हर तरफ चारों तरफ से कवर्ड हो, अंधेरा बिल्कुल हो जाए, लेकिन इस तरह भी ना हो कि बिल्कुल ओपन हो, धूप बिल्कुल फ्रेश सामने से आ रही हो, लेकिन दोनों तरह से ब्रीड हो रही है। लेकिन मैं रेकमेंड ज़्यादातर थोड़ी सी डार्क प्लेस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 29 रेड फैक्टर के मुतालिक है कि ये महंगे होते हैं, ये कोई बीमारी है, ये मुटेशन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, आसानी से बीट करते हैं या नहीं। वैसे तो रेड फैक्टर का सुना है कि ये कोई लीवर का इशू होता है जिसकी वजह से ये इस तरह के रेड फैदर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये मुटेशन भी है जो बाहर के मुल्कों में मैंने कुछ बर्ड्स ऐसे देखे हैं और सुना भी है कि ये प्योर मुटेशन पे काम हो रहा है, फुल रेड फैक्टर भी है। लेकिन जो कुछ मेरे पास भी बर्ड ऐसे हैं जो बड़े हैं, जो कभी कहीं से रेड फैक्टर स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होकर नॉर्मल हो जाता है, और कभी कहीं से मेरा ख्याल है वो शायद इश्यूज होते हैं, और जो एक परमानेंट रेड होता है और बहुत डार्क कलर का रेड होता है, वो रेड में शायद मुटेशन में होती है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसे बर्ड्स पर ना ख़रीदारी करें कि वो हो सकता है मुटेशन हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन जिसके वाइट पंजे हों या जिसके वाइट पैर हों तो वो मेरा ख्याल है वो बर्ड जो है ना कीमती हो सकता है, क्योंकि मुझे इसका मुटेशन का इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वाइट पंजों वाला या वाइट जो प्रॉपर पाँव होते हैं उसमें शायद कोई बेहतर हो रेड फैक्टर हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन से जोड़े फॉस्टरिंग के लिए रख सकते हैं जो कि ग्रे के सीज़न में उनसे मैच करते हो। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तो ये अलेक्जेंड्राइन है और रिंग नेक्स है, और इनका सीज़न भी करीब करीब ही होता है। तो बाकी नज़र रखनी पड़ती है फॉस्टरिंग के लिए पेयर्स पे कि वो इनक्यूबेट कर रहे हैं प्रॉपर, या अगर उनके चिक्स निकल आए तो वो प्रॉपर तरीके से पाल रहे हैं नहीं पाल रहे हैं। ये आपको दिन में 1-2 दफ़ा ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और इसके अलावा आपस में ग्रे में भी हम लोग तो शफलिंग करते रहते हैं कि अगर 4-6 जोड़े चल रहे हैं तो वो 2-3 को, अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन नहीं था, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो हम उसमें शिफ्ट करते रहते थे।
एक दूसरे को, ताकि 2 पेयर या 3 पेयर फ्री हो जाएं और बाकी सिर्फ इंक्यूबेट करते रहें। और अक्सर वो बर्ड्स चुनते थे जो कि एक ही क्लच करते थे या उनकी फर्टिलिटी का इशू होता था, तो उनसे हम ज़्यादा फॉस्टरिंग करवाते थे पेयर। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे छठा दिन 7वां दिन उसको अंडे देते हुए हुआ है ग्रे को, और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और हमारे पास बच्चा निकलने वाला है किसी दूसरे ग्रे का, और हमने उसको फॉस्टरिंग पेयर के लिए घुमाया हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर पहाड़ी के नीचे हमने देखा कि यार अब ये तो बच्चा नहीं पाल रही, और अब क्या करें, छठा 7वां दिन अब एक नया पेयर चला है ग्रे का, उसके नीचे तक हमने ग्रे का बच्चा रखा है और उसने पाला भी है, जबकि उसकी अभी छठा 7वां दिन ही हुआ था लेइंग करते हुए। लेकिन ये तजर्बे करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है अपने हिसाब से, लेकिन ये सारी चीज़ें नज़र में रखनी पड़ती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन तो फिर आजकल आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन का ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस तरह हम पहचान सकते हैं एज की, बर्ड की क्या एज है, आँखों के अलावा कोई अंदाज़ा है? तो वैसे हमने तो सारी ज़िंदगी आँख ही देखी है बर्ड की, कि अगर आई में येलो का रिंग है या येलोइश किस्म की थोड़ी बढ़ रही है, मतलब डार्क येलो है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी एज ज़्यादा है। लाइट येलो है तो नॉर्मल है, अगर वाइट की तरफ है तो ये अभी बिल्कुल जवान है। तो बस मैंने तो हमेशा से आँख का ही देखा है, इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस में कोई नहीं है कि इसके अलावा भी कोई एज से पता चले कि कौन सा बर्ड कितना बड़ा।